हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे आप लोगों के एग्जाम के मार्क्स रहे बताएंगे कमेंट करके। और कैसा रहा जिन बच्चों का कल एग्जाम था उन बच्चों का एग्जाम। बाकी जो बच्चे आगे मेहनत कर रहे हैं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है उनका। ठीक है, जब मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो बताएंगे। बढ़ते हैं अपनी मिक्स्ड क्वेश्चन की अगली सीरीज में। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था तीसरा युद्ध, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। किस किस के बीच लड़ा गया था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, है नहीं। और कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 14 जनवरी, जनवरी वनवरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखेंगे 1761 में ये युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पानीपत के पहले युद्ध की बात, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों 1526 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526, 1526। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। देखो, पहला हुआ था 1526 और दूसरा हुआ था 1556। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पहला 1526, दूसरा 1556। और किस किस के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो दोस्तों हुआ था हैमू और अकबर के बीच। हैमू और अकबर के बीच हुआ था दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, है नहीं। और तीसरा युद्ध हमने देख लिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। और किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तीनों युद्धों को याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आगे देखते हैं, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? अगर हम देखें कि जुलाई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है आईओसी, ठीक है, इसके द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अगर मैं बात करता हूं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की, तो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है दोस्तों, तो अभिनव बिंद्रा है नहीं। और ये आपको पता ही है कि जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। कौन से अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति 2019 में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे? देखो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो करा कौन से अभिनेता अभिनेता से राजनेता बने? अभिनेता थे लेकिन अब क्या बन गए? फिर राजनेता। अभिनेता से नेता, राजनेता है, नेता कह सकते हैं, बने व्यक्ति 2019 के अहमदाबाद अहमदाबाद के भी कौन से दोस्तों? पूर्व। तो अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे दोस्तों, कौन थे? परेश रावल। कौन थे दोस्तों? परेश रावल। उद्यमी भारत मुद्रा योजना, अगर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुद्रा योजना आपातकालीन या ऋण लाइन गारंटी योजना या स्फूर्ति और रैम्प योजना किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़ी है। तो उद्यमी भारत मुद्रा योजना दोस्तों, मुद्रा योजना, आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना और स्फूर्ति योजना और रैंप योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग से। किससे बेटा? सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग से जुड़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना। अगर मुद्रा योजना की बात करते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग को, तो मुद्रा योजना के द्वारा सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म लघु उद्योग को 10 लाख रुपए तक का ऋण देने के, तो कितने दोस्तों? 10 लाख। तो पूछ लेगा आपसे कि बताइए मुद्रा योजना द्वारा सूक्ष्म उद्योग को कितने रुपए तक का ऋण मिल सकता है दोस्तों? 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म उद्यम, किसको दोस्तों? सूक्ष्म उद्यम। यह सूक्ष्म लघु था और यह सूक्ष्म उद्यम संयंत्र मशीनरी उपकरण के निवेश के लिए 2.5 करोड़ तक और वार्षिक कारोबार तक 10 करोड़ तक। तो अगर मशीन वगैरह उपकरणों में निवेश करना है आपको तो 2.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, उसे कहते हैं हम सूक्ष्म उद्योग, ठीक है।
क्या बोल रहा हूँ मैं, सूक्ष्म उद्योग संयंत्र एवं मशीनी उपकरणों में निवेश। हाँ, सूक्ष्म उद्योग उसे बोलेंगे बेटा जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ तक का हो। कितना हो? 10 करोड़ तक का। और कम से कम जो मशीनों में उसने जो उपकरणों में निवेश कर रखा हो तो 2.5 करोड़ तक का निवेश कर रखा हो। ठीक है, लघु उद्योग की बात करते हैं, लघु उद्यम। तो देखो दोस्तों, इसमें वार्षिक कारोबार 100 करोड़ का होना चाहिए। जो लघु उद्योग होते हैं सूक्ष्म में कितना दोस्तों? 10 करोड़, सूक्ष्म में 10 करोड़ और लघु में 100 करोड़, है नी? और जो मशीनरी उपकरणों में निवेश कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 करोड़। और जबकि उसमें कितना था सूक्ष्म में? 2.5 करोड़। ये ध्यान रखेंगे। एक होता है मध्यम उद्यम। मध्यम उद्यम किसे कहते हैं? पूछ लेता है बेटा कि सूक्ष्म उद्योग किसके अंतर्गत आएगा और मध्यम उद्योग किसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म उद्योग से मिलता है? ठीक है, या को की शर्तों को पूरी करता है। तो आपको दे देगा वो कि 2.5 करोड़, 25 करोड़ या 100 करोड़। तो आपको पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म उद्योग का एक उदाहरण है या कौन सा सूक्ष्म उद्योग के लिए उपयोगी है। तो 2.5 करोड़। बात समझ में आई नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसी मध्यम उद्योग की अगर मैं बात करता हूं तो संयंत्र मशीनरी उपकरणों में 125 करोड़ रुपए तक का निवेश करा हो और भैया वार्षिक कारोबार कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 500 करोड़ का बेटा वार्षिक कारोबार होना चाहिए, है नी? 500 करोड़ का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश द्वारा स्थापित की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम। तो किसके द्वारा बेटा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित करी गई थी। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। 28 दिसंबर को हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। और वहां पे एक स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब ध्यान आ जाएगा। तो बॉम्बे में एक स्कूल था, कॉलेज था, सांस्कृति वांस्कृति कुछ कॉलेज करके था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे बेटा? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबू कलम नहीं है, अबुल कलाम। अबू कलाम आजाद कौन थे दोस्तों? अबू कलाम आजाद भी कह सकते हैं, अबू कलाम आजाद भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको मिले। तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आजाद। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछ लेता है कि जो मोतीलाल नेहरू थे, है नी, मोतीलाल जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता, तो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों? 1919 में। बात समझ में आई नहीं? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बात ध्यान रखेंगे। नवंबर 2024 में नीति आयोग ने त्वरित सतत राज्य ऊर्जा संक्रमण ASSET पहल शुरू की। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो नवंबर 2024 में, किसमें दोस्तों? नवंबर 2024 में नीति आयोग ने त्वरित सतत राज्य ऊर्जा संक्रमण एसेट पहल शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो राजाओं को उनके, क्या है बेटा? राजाओं को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना, ठीक है। तो राज्यों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में प्राप्त करने के में सहायता करना है दोस्तों। कुछ दोस्तों ये आंदोलन है और ये स्थान है, ये आंदोलन है, ये स्थान है। जैसे कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है दोस्तों? पंजाब से कूका आंदोलन संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मोपलहा विद्रोह, जो मोपलहा विद्रोह कहाँ से है? तो मालाबार से है। और फारिजी आंदोलन कहाँ से है दोस्तों? तो बंगाल से। फारिजी आंदोलन कहाँ से बेटा? बंगाल से है। और अगर हम बात करें पोलीगर विद्रोह कहां से है? तमिलनाडु से है। कहां से बेटा? तमिलनाडु से। जल द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, उत्प्लावन बल कहलाता है। जल के द्वारा जो ऊपर की तरफ बल लगाया था उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्लावन बल कहते हैं। एक दूरी समय आलेख में, एक दूरी समय आलेख है, ठीक है, जैसे कि ये एक दूरी होगी, तो समय आलेख में दो कार ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है, ठीक है। तो कैसे कर गई है? एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेखित पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तो जैसे कि अगर मैं एक ले लेता हूं, ये जैसे कि ये होगी किसकी रेखा? ये होगी ए की रेखा, ठीक है।
और ये होगी दोस्तों ये होगी बी की रेखा। तो अब देखो, तो कह रहा है कि ये किसकी रेखा है दोस्तों, बी की, है नहीं। तो ए की तुलना में बी की रेखा अधिक ऊंची है, तब आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आपसे पूछेगा कि दूरी ज्यादा है, चाल ज्यादा है, क्या ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे ए की गति बी की गति से अधिक है, ए की गति बी की गति से अधिक है। जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, फैदोमीटर। ये बात ध्यान रखेंगे, जल की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर, ठीक है। एक फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट के, 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है। यह ध्वनि या प्रतिध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे काम करता है, यह ध्वनि या प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ मैंने आपको लिख रखे हैं, जैसे बैरोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई। आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापते हैं। परमाणु और भी छोटे अपर आणविक कणों से बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं और भी छोटे अपर आणविक कणों से बने होते हैं। तो वे कण हैं, क्या क्या है दोस्तों, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वे कण। अगर प्रोटॉन की बात करता हूं दोस्तों, परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन विद्युत आवेश धनात्मक। तो अगर प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन क्या है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है। और विद्युत आवेश कैसा होता है प्रोटॉन का, बेटा धनावेशित। पूछ लेता है निम्नलिखित में से किसका आवेश ऋणावेशित होता है, किसका आवेश धनावेशित होता है। तो प्रोटॉन धनावेशित। और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो 1900, और एक बात चीज और है देखो कि 1932 में जे चेडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी, जे चेडविक। 1932, 1932 में दोस्तों जे चेडविक ने, 1932 में जे चेडविक ने न्यूट्रॉन की दोस्तों की खोज की थी। और कोई आवेश नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी आवेश नहीं, ना प्रोटॉन ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, ठीक है। और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में, बेटा देखो हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, किसको छोड़ दें बेटा, अगर हम किसको छोड़ दें, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें, तो सभी के परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, तो मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्य कक्षा में होता है, या तो आपने पढ़ा होगा। यह हल्के नकारात्मक रूप से अवसित कण होते हैं, तो ऋणात्मक होते हैं और हल्के होते हैं, है नहीं। किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग उसके द्रव्यमान को निर्धारित करता है। अगर हम किसी भी जो परमाणु का द्रव्यमान देखें, तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होगा दोस्तों, वो क्या करेगा, वो निर्धारित करता है किसका, उसके द्रव्यमान को। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग की समान होती है। जितने भी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग की समान क्या होती है दोस्तों, निर्वात में गति। अगर निर्वात में हम गति देखते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या होगी दोस्तों, समान होगी, चाहे कोई तेज हो चाहे मंदी हो। घर्षण के बिना डैश कठिन है, तो घर्षण के बिना क्या कठिन है, तो कांच का गिलास को पकड़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो कांच के गिलास को पकड़ना घर्षण के बिना क्या है, इम्पॉसिबल है नहीं, कठिन है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कितनी बार दोस्तों क्लास में पढ़ा दिया होगा मैंने, जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जब ताप डैश है तो मोलरता कम हो जाती है, तो क्या होते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो मोलरता कम हो जाएगी, ताप को घटाएंगे तो मोलरता बढ़ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके बीच, तो ध्यान रखेंगे, अमोनिया, नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, किसके दोस्तों, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया करके बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, क्या होता है, NH2CONH2। तो यूरिया क्या होता है दोस्तों, ये यूरिया है नहीं, जो हम खेत वगैरह में लगाते हैं, यूरिया। लेंस सूत्र डैश है, तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f। v का मतलब दोस्तों क्या होता है, अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और f का मतलब होता है फोकस, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं,
आगे अगर देखते हैं दोस्तों, हम डैश का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग गैसों के दाब को, मतलब गैसों के प्रेशर को हमको मापना है दोस्तों, तो किसका उपयोग करेंगे? मैनोमीटर का। किसका यूज करते हैं बेटा? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का यूज करते हैं गैसों के प्रेशर को मापने के लिए। जैसे हमने एक दे रखा हाइग्रोमीटर, तो हवा की नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? हवा की नमी को नापता है। फेथोमीटर, फैदोमीटर, फैथोमीटर समुद्र की गहराई या फैदोमीटर भी कहते हैं, जैसे हम पढ़ के आए थे फैदोमीटर पीछे। तो समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फैदोमीटर से। और वर्नियर के वर्नियर कैलिपर्स सही लंबाई को नापने के लिए। तो सही लंबाई को दोस्तों नापने के लिए करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल। ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत परिपथ में दोस्तों विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। तो क्या दोस्तों? विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए यूज करते हैं हम विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। कौन सा टर्म ऐसे नेटवर्क से संबंधित है जिसे सिर्फ आपस में जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा टर्म ऐसे नेटवर्क से संबंधित है? देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टर्म ऐसे नेटवर्क से संबंधित है जिसे सिर्फ आपस में जोड़ा जा सकता है? दोस्तों इंटरनेट। क्या है बेटा? इंटरनेट। विंडोज में जो भी कार्य होता है उसे मॉडिफाई और कस्टमाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर कोई भी विंडो में कोई भी काम हो रहा है तो उसे मॉडिफाई करना है या उसको कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल पैनल। तो सीधी सी बात है, कंट्रोल पैनल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? विंडो के अंदर क्या कर रहा है वो? विंडो में कोई भी काम होता है और मॉडिफाई और कस्टमाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों? कंट्रोल पैनल का। विंडो 10 है, तो विंडो 10 क्या है? ओएस है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो 10 क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को डैश नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो विंडो 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन, तो विंडो अगर 10 की बात करता हूं तो फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन की बात कर रहा, को डैश नाम दिया गया। तो फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को नाम क्या दिया गया दोस्तों? जिसका उपयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो ओएस द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो फाइल एक्सप्लोरर। क्या है दोस्तों? फाइल एक्सप्लोरर। तो विंडो 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है दोस्तों। राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद होती है ना दोस्तों, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। जैसे केंद्र में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से राज्य में क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद कौन खत्म कर सकती है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, संसद। संसद ही किसी राज्य में विधानसभा नहीं, विधान परिषद बना सकती है और विधान परिषद को खत्म कर सकती है। तो कौन सा आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद 169 ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 169 के अनुसार संसद जो है राज्य में क्या विधान परिषद बना सकती है या विघटित कर सकती है। और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, बिहार दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इनको भी याद रख लेंगे, पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, और 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं आर्टिकल से। देखो 169 किससे संबंधित है? 169 संबंधित है किससे? संसद के। संसद से भी क्या? जो विधान परिषद का निर्माण या समाप्त करने के लिए 169 ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 दोस्तों क्या कहता है? तो मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कि मंत्री परिषद की नियुक्ति भैया राष्ट्रपति करेगा। किसकी सहायता से?
प्रधानमंत्री की सहायता या सलाह से। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 बोलता है इस बात को, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है? देखो दोस्तों, भारतीय संविधान का मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य मंत्री परिषद, क्या बेटा? राज्य मंत्री परिषद, इतना ही आ रहा है दोस्तों फोटो ये। तो राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से, तो राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों। तो कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 164, 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164, 164 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल या राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो कौन से अनुसार बेटा? आर्टिकल 164 के अनुसार। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 154 की, तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 154, 154 दोस्तों, 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। अगर दोस्तों बात करता हूं 161 की, आर्टिकल 161 की, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें आती है? 161, 161 में आती है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, और 154 में आती है क्या दोस्तों? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति 154, क्षमादान की शक्ति 161, किसकी? राज्यपाल। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। भारत में कौन सी उच्च ऊंचाई वाली वेधशाला लद्दाख में अंतरराष्ट्रीय, क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में कौन सी उच्च ऊंचाई वाली वेधशाला लद्दाख में अंतरिक्ष अवलोकन के लिए, तो लद्दाख में क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष अवलोकन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए जानी जाती है। तो हॉनले भारतीय खगोलीय वेधशाला, कौन सी दोस्तों? हानले भारतीय खगोलीय वेधशाला जानी जाती है। कौन सा निकाय, तो कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र एवं राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा निकाय है भैया? तो कौन सा निकाय है दोस्तों संविधान के अनुसार जो केंद्र और राज्य में वितरण करता है संसाधनों का? किसका? संसाधनों का। तो वित्त आयोग है दोस्तों। क्या है बेटा? वित्त आयोग है वो, जो दोनों में क्या करता है? बंटवारा करता है। आर्टिकल 280 देखिए बेटा, आर्टिकल 120 नहीं, 280 आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 क्या कहता है? तो आर्टिकल 280 के तहत भारतीय राष्ट्रपति द्वारा स्थापित है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा स्थापित है क्या दोस्तों? क्या है? वित्त आयोग। तो आर्टिकल 180, यार 180 नहीं, 280, ये जुबान पे 180 आ रहा है बार बार। 280, 280 क्या आता है? वित्त आयोग। 280 के अंतर्गत क्या है दोस्तों? आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग ध्यान रखेंगे के तहत, और कौन स्थापित करता है? राष्ट्रपति करता है भैया, हर 5 साल के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन। इसका गठन दोस्तों कब हुआ था? सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। कब हुआ था सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन? 1951 में हुआ था वित्त आयोग का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मुद्दों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मुद्दों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा बेटा? भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से। तो किससे होती है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और राज्यों के हाई कोर्ट भी हो गए, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श से।
किससे के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से होती है। और कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार दोस्तों? आर्टिकल 124 के खंड 2, ठीक है, आर्टिकल 124 का खंड 2 के अनुसार जो सीजेआई की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से दोस्तों की जाती है। ठीक है भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जिसका निर्णय लास्ट होगा? तो कौन सा? अगर सपोज कीजिए कि भैया राष्ट्रपति किस पे? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी जांच कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट करेगा और जो निर्णय देगा वो अंतिम होगा। तो कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 71 आर्टिकल 71 के अनुसार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निर्णय करेगा और जो उसका निर्णय होगा वो अंतिम होगा। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 71 71, याद रखना बेटा। तो आर्टिकल 66 की अगर मैं बात करता हूं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो आर्टिकल 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल दोस्तों 66। ठीक है, आर्टिकल 54, आर्टिकल अगर 54 की बात करता हूं तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रूपरेखा बताता है। आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रूपरेखा को दोस्तों बताता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सत्रावसान, क्या बेटा? सत्रावसान और विघटन को बताता है? तो आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 बताता है सत्रावसान और विघटन को। ठीक है, भाग 5 अगर दोस्तों बात करते हैं, भाग 5 आर्टिकल 79 से 122 तक, तो भाग 5 दोस्तों, और क्या दोस्तों? आर्टिकल 79 से 122 तक संसद की प्रक्रियाओं और शक्तियों से संबंधित है। तो संसद की प्रक्रियाओं और शक्ति से संबंधित कौन से आर्टिकल है? तो भाग 5 संसद की प्रक्रियाओं और शक्ति। क्या बेटा? संसद की प्रक्रियाओं और शक्ति। कौन सा? आर्टिकल 5, और कहां से? 79 से 122 तक है दोस्तों संबंधित। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। एक वर्ष में दोस्तों कितने होते हैं? सत्र, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहला होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये तो आपको पता होगा। पहला बजट सत्र हो गया, फिर मानसून सत्र हो गया, फिर शीतकालीन सत्र हो गया। लेकिन ये कब से कब तक होते हैं ये पूछ लेता है। जैसे फरवरी से मई तक होता है बेटा बजट सत्र। अगर मैं बजट की बात करता हूं तो फरवरी में पेश होता है बजट, तो फरवरी से मई तक। और अगर मैं मानसून की बात करता हूं तो कब आता है मानसून? यहाँ पर जुलाई से सितंबर के बीच में आता है, जुलाई से सितंबर। और अगर शीतकालीन सत्र की बात करता हूं तो नवंबर से दिसंबर तक होता है दोस्तों, नवंबर से दिसंबर तक। अब देखो बेटा, आर्टिकल 79 संघ के लिए एक संसद होगी। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, कि एक संसद होगी भैया? तो 79 कहता है। आर्टिकल 80 क्या कहता है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान। क्या है बेटा? आर्टिकल 80 राज्यसभा। तो आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान। कौन से आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। भाई 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 79 में संसद। पहले संसद आ गई 79, 80 में राज्यसभा आ गई, उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, और 81 में आ गई लोकसभा। और 82 निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचित क्षेत्र का परिसीमन दोस्तों, या निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। 83 संसद के सदन की अवधि, संसद के सदन की अवधि कौन सी? 83 संसद के सदन की अवधि कितनी होगी? कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 83। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। तो 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या होती हैं?
85 संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भैया। आर्टिकल 85, जो आर्टिकल 85 है वो क्या है, संसद के सत्र के सत्रावसान और विघटन, सत्रावसान कर देना या विघटन कर देना, ठीक है, संसद के सत्र को, आर्टिकल 85। आर्टिकल 86 क्या कहता है, संसद को संबोधित करने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो संसद को संबोधित कौन करता है दोस्तों, संसद को संबोधित कौन करता है, केंद्र में जो संसद के 3 अंग होते हैं, है नी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और जो संसद को संबोधित करता है दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति दोस्तों करता है, ठीक है। 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन। तो विशेष संबोधन को आता है आर्टिकल 87, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, इफको का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। सर्वसम्मति से चुनाव किए गए भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वसम्मति, सबकी सहमति से, निर्विरोध जो हो गए थे, कौन थे पहले भैया, पहले राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन थे भैया, नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, किस 1977 में। कब बने थे बेटा, 1977 में, 1977 में बने थे। संसद की संयुक्त बैठक की संदर्भित करता है, तो संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है। अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा है, राज्यसभा आनाकानी कर रही है, तो भैया एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको पता होगा, है नहीं। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 108, 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अधिवेशन होता है। एक होता है दोस्तों कोरम, कि कोरम संख्या क्या होती है। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, उसे कहते हैं कोरम संख्या। तो संयुक्त बैठक के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा दोस्तों होता है कोरम। कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कौन भैया राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है भैया। तो अगर कहीं आपदा आ गई है तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करेंगे, तो वो करेंगे प्रधानमंत्री। कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन, तो भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय का अधीन थे और 1960 में इसको किया गया था। अगर बात करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, तो 26 जनवरी 1950। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब आया था भैया, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में दोस्तों आया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो स्थापना नियामक अधिनियम, कौन सा बेटा, नियामक अधिनियम 1773 के तहत की गई थी। हरिलाल जेकी सुनदास, हरिलाल जेकी सुनदास कनिया, हरिलाल जेकी सुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हरिलाल जेकी सुनदास कानिया, हरिलाल जेकी सुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। पेंशन फंड विनियामक, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA, पेंशन फंड विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो पेंशन फंड का मुख्यालय भैया नई दिल्ली में है और 2003 में इसको बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। मुंबई में क्या देश, देखो दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी, अगर आपसे पूछे कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है दोस्तों, तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। RBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, तो RBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है दोस्तों, मुंबई में। कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय स्थित हैं, तो कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, मुंबई में स्थित है, और भी हैं अलग अलग जिनके मुख्यालय इसमें स्थित हैं। कोलकाता में, अगर दोस्तों कोलकाता की बात मैं करता हूं, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए कौन जाना जाता है दोस्तों, तो वो जाना जाता है दोस्तों कोलकाता। कौन जाना जाता है, कोलकाता। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की, जब ब्रिटिश के अधीन था भारत, तब 1911 तक कौन राजधानी थी, कोलकाता थी।
भारतीय चाय बोर्ड और कोल इंडिया लिमिटेड, ये ध्यान रखेंगे भैया। भारतीय चाय बोर्ड इंपॉर्टेंट है भैया, और कोल इंडिया लिमिटेड। तो भारतीय चाय बोर्ड और कोल इंडिया लिमिटेड कहां पर है दोस्तों? कोलकाता में है। एनसीएमईआई, तो एनसीएमईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीएमईआई ध्यान रखेंगे बेटा, एनसीएमईआई का पूर्ण रूप है नेशनल कमीशन फॉर अरे यार कभी कभी क्या दिक्कत होती है जीवान को, ये मोइनोरिटी मोइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनोरिटी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। बात समझ में आई नहीं? तो एन से नेशनल, सी से कमीशन, एम से माइनॉरिटी, ई से एजुकेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ये। तो अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, और 2004 में इसकी स्थापना दोस्तों करी गई थी। आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 नहीं, आर्टिकल 30 खाली 30। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है बेटा? तो आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक लोग जो हैं अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उस पे उसको चला सकते हैं। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कितने हैं दोस्तों? भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता हूं मैं, तो 6 अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। तो जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है और मुसलमान है, ठीक है। तो ये 6 कम्युनिटीज हैं जो क्या है दोस्तों, जो अल्पसंख्यक है। भारत में नगर निगम के संदर्भ में, अगर नगर निगम के संदर्भ की बात करता हूं, तो बाढ़ काउंसिल पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो बाढ़ काउंसिल पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। नगर निगम की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों क्षेत्रों के लिए, तो जहां जिन क्षेत्र की जिस शहर की स्थापना, जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा होगी तो वहां होगा नगर निगम, और 1 लाख तक होगी तो नगर पालिका। कोई कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? तो बताओ भैया, कौन उच्च न्यायालय, किसके बेटा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाएगा। तो क्योंकि उच्चतम न्यायालय कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन से संविधान के संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भैया 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति काम कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कब संशोधन करा गया? 7वां संशोधन करा गया। और कब करा गया? 1956 में संशोधन करा गया। राज्यपाल, अगर राज्यपाल की बात करता हूं तो उसके लिए भैया भारत का नागरिक तो जरूर होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए भैया, और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। तो अगर ये तो योग्यता होगी कि उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए भैया? 35 वर्ष, 35 ईयर्स होनी चाहिए उम्र। और भैया जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, उनके कुलाधिपति के रूप में कौन होता है भैया? राज्यपाल। तो उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मतलब सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श। तो अगर किसी हाई कोर्ट में किसी जज को लगाना है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। किसके कहने पर? किसके परामर्श से? सीजेआई के और जो राज्यपाल के, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया भी जा सकता है भैया, ठीक है। किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला है? तो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक दोस्तों फैला है? तो लक्षद्वीप तक फैला है केरल। तो केरल, जो केरल का जो हाई कोर्ट है उसी की सुनवाई होती है भैया
उसी में सुनवाई होती है लक्षद्वीप की भी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है दोस्तों, तो ये खत्म हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।